गाइस देखिए ये जो है ये है लगन कुंडली, और अगर हम इसी को थोड़ा सा आगे कर दें तो दिस इज़ द नवांश कुंडली। दोनों बहुत चार्ट सेम ही दिखाई देता है, दोनों में सेम प्लैनेट्स हैं, सेम राशियां हैं, सेम ही व्यवस्था है। अगर आप इस सेशन के अंदर हैं तो आप डेफिनेटली अपने स्पाउस के बारे में जानना चाहते हैं, उसके प्रोफेशन के बारे में जानना चाहते हैं, मैरिज के बारे में जानना चाहते हैं, मीटिंग कहाँ पे हो सकती है वो व्यवस्थाओं के बारे में जानना चाहते हैं, नेम लेटर्स के बारे में जानना चाहते हैं, और कौन सा वो एक प्लैनेट है जिसको हम पकड़ें। क्योंकि अगर आप डिफरेंट तरीक़ों से एनालिसिस करोगे तो यू विल हैव मोर देन 2, 3, 4 प्लैनेट्स, कि भाई आपको केतु भी दिखा सकता है, राहु भी दिखा सकता है, मंगल भी दिखा सकता है, शनि भी दिखा सकता है। तो आप कितने प्लैनेट्स को पिक करोगे, कितने का उपाय करोगे और कितनी अंडरस्टैंडिंग बनाओगे डिफरेंट व्यवस्थाओं से, तो उसका आंसर आपको इस सेशन में मिल जाएगा। अगर आप इसको पहली बार देख रहे हैं, हमारे साथ पहली बार कनेक्ट हो रहे हैं, तो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कनेक्टेड रहिएगा। क्योंकि व्हेन कम्स टू द नवांशा मैरिज प्रेडिक्शंस, एक ही चीज़ आपको सब कुछ नहीं बता सकती, बट दिस सेशन विल टेल यू एवरीथिंग। एंड व्हेन आई से एवरीथिंग, इसमें आपको स्पाउस का सारा जो बायोडेटा है, नवमांश कुंडली की लगन का पता होना चाहिए। नवमांश कुंडली बनानी कैसी है, सिंपल सॉफ्टवेयर एस्ट्रोसेज चले जाइए, बर्थ डिटेल्स को पुट कर दीजिए, आपको एक बर्थ चार्ट मिलेगा जिसके ऊपर लिखा हुआ होगा दिस इज़ द नवांशा, ये है नवमांश। और इसके अंदर हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, वेल ये जहाँ पे जुपिटर लिखा हुआ है ना, दिस इज़ द त्रिकोण। अगर आपको दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो मुझे नहीं पता, ये नया लेंस है तो वी आर जस्ट ट्राइंग। तो यहाँ जहाँ जुपिटर लिख रहा है जो वो मिल जाएगा, और कहीं मिले ना मिले, बट इस सेशन के अंदर डेफिनेटली मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। नवमांश कुंडली और लगन कुंडली, इनका बेसिक अंतर क्या है, इन दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है। गाइस लगन कुंडली इज़ ऑल अबाउट कि मुझे क्या चाहिए, और नवमांश कुंडली इज़ ऑल अबाउट मुझे क्या मिलेगा। नवमांश कुंडली के अंदर जुपिटर की और केतु की बहुत 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 ज़्यादा पावर देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है भाई, आप नवमांश जब कहते हो तो आप क्या कहते हो, आप कहते हो कि मेरे कर्मों का फल ही मेरा भाग्य है। कर्मों का संचय किसके पास है, केतु के पास। जन्म जन्म के जो कर्म है केतु उन्हें लेके घूम रहा है। प्लैनेट केतु आपकी लगन कुंडली में जिस राशि में बैठा हुआ है, उस राशि में नवमांश में कोई ना कोई प्लैनेट आपको बैठा हुआ मिलेगा, या फिर उससे त्रिकोण के अंदर कोई प्लैनेट बैठा हुआ मिलेगा। जब भी हम डिविजनल चार्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो पर्सन को लगता है ये डिविजनल चार्ट किसी अलग तरीके से चलता होगा, और वो सही भी है कि D1, D9, D10 ये सब अलग अलग तरह से चलते हैं। जब आप अपने प्रोफेशन के बारे में सोचते हो तो आप अपने हाउस का कौन सा नंबर पकड़ते हो, 10 नंबर, कि 10वां भाव जो है मेरी लगन कुंडली का विल टेल मी अबाउट माई प्रोफेशन। बट दिस थिंग इज नॉट वर्किंग इन द D9। एक्चुअल में 4th हाउस ऑफ द D9 विल टेल यू अबाउट द प्रोफेशन ऑफ योर स्पाउस। 7th हाउस ऑफ द D9 विल टेल यू द पर्सन यू विल गेट। 8th हाउस ऑफ योर लगन कुंडली टेल्स यू कि आपको जो आपका पर्सन है उसके साथ कैसे इंगेजमेंट को बनाए रखना है। बट नवमांश कुंडली में 2nd हाउस विल टेल यू कि मैरिज नहीं चलने देने में कौन सा प्लैनेट प्रोमिनेंट रोल परफॉर्म कर रहा है। जब आपके नेम लेटर्स की बात आती है तो आप किसको पिक करोगे, आप नक्षत्रास को पिक करोगे। नवमांश कुंडली और कुछ है नहीं, ये नक्षत्र कुंडली ही है। न शर्ती इति नक्षत्रम, जिसका और शरण नहीं होता, जो और नहीं टूटता, वो नक्षत्र है। नवमांश का भी और कोई टुकड़ा नहीं होता, नवमांश से ज़्यादा नहीं जा सकता नीचे। आप ये नहीं कह सकते कि नवमांश का भी मैं नवमांश बना देता हूँ, D9 का मैं D9 बना देता हूँ। कई लोग बनाते हैं और D81 बना देते हैं, वो प्रीति नवमांश बना देते हैं। तो उसमें बड़े अलग अलग साइंटिफिक तरीके हैं कैसे चीज़ें चलती हैं, बट यहाँ पर हम इसे मैरिज के ही लिए रखेंगे, तो 7th हाउस के ऊपर पूरा फोकस रखेंगे। एंड आपको अपनी नवमांश कुंडली की लगन का पता होना चाहिए। नवमांश कुंडली बनानी कैसी है, सिंपल सॉफ्टवेयर एस्ट्रोसेज चले जाइए, बर्थ डिटेल्स को पुट कर दीजिए, आपको एक बर्थ चार्ट मिलेगा जिसके ऊपर लिखा हुआ होगा दिस इज़ द नवांशा, ये है नवमांश। और इसके अंदर हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, वेल ये जहाँ पे जुपिटर लिखा हुआ है ना, दिस इज़ द त्रिकोण। अगर आपको दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो मुझे नहीं पता, ये नया लेंस है तो वी आर जस्ट ट्राइंग। तो यहाँ जहाँ जुपिटर लिख रहा है जो 1st हाउस है नवमांश का, उसके बारे में, वो उसका स्वामी कहाँ पे बैठा हुआ है, विल टेल यू 90% अबाउट योर मैरिज। 90%, because at the end we are doing it from your perspective. What energy I am pushing, I am giving into something. अगर मैं ही एनर्जी सही नहीं दूंगा तो भाई वो नहीं चलेगा। जैसे कि लेट मैरिज होगी, जल्दी मैरिज होगी, मैरिज में डिले होगा, आप नए नए तरीके लगाओगे। मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। नवमांश की लगन का स्वामी कैसे और हाउसेस से इंटरेक्ट कर रहा है विल टेल यू द एज, कि इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर विवाह होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो बहुत कुछ है इस सेशन के अंदर, अब हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो विद द
वो प्रोफेसर वाली वाइब्स के साथ कि नवमांश होता क्या है, नवमांश इज़ जस्ट द 9th डिवीज़न। जिस भी चीज़ का हम 9th डिवीज़न कर रहे हो वो नवमांश है। नवम अंश, नवम हिस्सा, किसका नवम हिस्सा, 9th हाउस का कह लीजिए, या फिर हर राशि का नवम हिस्सा, जैसे भी आपको ठीक लगता है। नवमांश किसके बारे में बताता है, ये डेस्टिनी के बारे में बताता है बेसिकली, कि भाग्य में क्या लिखा हुआ है, भाग्य के अनुसार आपको क्या क्या मिलेगा, भाग्य आपको क्या प्रोवाइड करने की सबसे ज़्यादा सामर्थ्य रखता है। अगर नवम कुंडली नवमांश मेरे भाग्य के बारे में बताता है तो मैं इसे मैरिज को जज क्यों करता हूँ? वाई आई एम जस्ट लुकिंग फॉर मैरिज फ्रॉम द नवमांश, आई शुड लुक इट फ्रॉम द D7 जो कि बच्चों के बारे में बताता है। तो नवमांश से हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि नवमांश इज द लेखा जोखा ऑफ योर प्रीवियस लाइफ, एंड व्हेन वी से द स्पाउस इज नथिंग एल्स देन अ कार्मिक पर्सन। एक कार्मिक पर्सन है जो जन्म जन्म के साथ आपके साथ चल रहा है। जब हम कहते हैं ना मैरिज में कि 7 जन्मों का साथ, वी नॉट से द फर्स्ट जन्म, एक जन्म का साथ या पिछले ही जन्म का साथ, वी से 7। सो 7 समहाउ इज इंडिकेटिंग प्लैनेट केतु है, केतु की ऊर्जाओं को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कई लोग होंगे वो कहेंगे कि केतु को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है? कभी आपने केतु यंत्र देखा है? केतु यंत्र में द अपर नंबर, जो बेस नंबर होता है, उस पर पता है क्या लिखा होता है? उस पर लिखा होता है 9। केतु का मूल नंबर है 9, केतु का बेस है 9, इसीलिए नवमांश में केतु की वरीयता रहती ही है। केतु जो है वो आपको बताता है कि कैसी एनर्जी, किस तरह का पर्सन आपको मिल सकता है इस जीवन के अंदर। तो नवमांश में केतु की वरीयता सबसे ज़्यादा है। मैं आपको तरीका भी बता सकता हूँ किस तरह से आप देख सकते हैं। आपकी लगन कुंडली के 9th में जहाँ पे केतु महाराज बैठे हैं उसको पिक करिए, उस राशि को। नवमांश में उसी राशि में देखिए क्या कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, और अगर यहाँ पे नहीं है तो त्रिकोणों में क्या कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, क्या किसी भी तरह से केतु से कोई इंटरेक्शन किसी प्लैनेट का हो रहा है। मोस्टली चार्ट्स के अंदर होता हुआ दिखाई दे जाएगा, क्योंकि स्पाउस है कुछ और नहीं, वो जन्म जन्म का आपका साथी है, और आपका साथी मूलतः कर्म है। कर्म मीन्स केतु है, केतु से ही ये सारी व्यवस्थाएं संचालित होती हैं, केतु से ही। तो हम जब कहते हैं कार्मिक पर्सन, तब हमें D9 देखना चाहिए। नहीं तो कई लोग ये भी सवाल करेंगे कि साहब आप D1 देखते ही क्यों हो, आप लगन कुंडली बनाई क्यों रहे हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप सीधा ही D9 देखिए ना। द डिफरेंस इज D1 इज मोर ऑन द फिजिकल प्लेन, D1 इज मोर ऑन द फ्रीडम, D9 इज मोर ऑन द कर्मा। तो जब आपको कार्मिक व्यवस्था देखनी हो, डेस्टिनी देखनी हो, तो अब आप D9 को पिक करोगे ही करोगे। सेकेंड, द मैरिज टाइमिंग क्या हो सकता है। नवमांश की लगन का जो स्वामी है, अगर वो केंद्रों में बैठा हुआ है तो वो विवाह में जल्दी कराता है, अगर वो त्रिकोणाज में बैठा हुआ है तो वो विवाह में देरी कराता है, और अगर वो 6, 8, 12 में बैठ गया तो वो विवाह में डिले को, डिनाइल तक पहुंचा देता है। अगर वो पणफर हाउसेज में बैठ गया, जो कि हैं 2nd हाउस, 5th हाउस, 8th हाउस और 11th हाउस, इनमें अगर वो जाके बैठ गया तो वो विवाह में डिले थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है। और अगर ओपोक्लिम्स में बैठ गया, जो कि हैं 3, 6, 9 एंड 12, तब वो विवाह में डिले को और इंक्रीज कर देता है। और जब मैं डिले कहता हूँ, अर्ली मैरिज फॉर मी इज अराउंड 25, थोड़ा सा डिले 25 to 28, लेट मैरिज और डिले एक्सट्रीम का 28 to 30, एंड डिनाइल इज लाइक 31, 32। इसके बाद जो व्यवस्था है वो थोड़ी डिनाइल की व्यवस्था है। तो उस अनुसार आप देख सकते हो आपको क्या पिक करना है। नवमांश की लगन का स्वामी, आपको ये देखना है कि ये जो नवमांश की लगन का स्वामी है ये किस किस प्लैनेट के साथ कंजंक्शन में है। क्या ये केंद्रों के साथ कनेक्टेड कर रहा है, क्या ये त्रिकोणों के साथ जुड़ रहा है, क्या ये 6, 8, 12 से जुड़ गया। इससे होता क्या है, कभी आप किसी से मिलने जाओगे, ठीक है, तो आप एक एनर्जी अपनी तरफ से दोगे। द एनर्जी यू आर कैरिंग, जो आप कैरी करके घूम रहे हो, जो उसको देना चाहते हो किसी भी पर्सन को, और वो एनर्जी नवमांश की लगन का स्वामी है और कोई नहीं है। तो नवमांश की लगन में अगर केतु बैठ गया तो पर्सन जाते ही केतु की एनर्जी देता है। वो जाते ही पहले ये कहता है यार तुम्हारे बाल ठीक नहीं है, तो वो डीले को इंक्रीज कर रहा है। और अगर वही शुक्र है तो वो जाते ही शुक्र जैसी एनर्जी सिग्नल कर देगा, और शुक्र की एनर्जी मिलते ही सामने वाला पर्सन जो है वो शुक्र की वाइब्रेशंस को फील करेगा। सो इट इज़ ऑल अबाउट द वाइब्रेशंस यू आर गिविंग। इफ इट इज़ इन केंद्रा दैन अर्ली, त्रिकोण थोड़ा डिले करते हैं, 6, 8, 12 डिले को और इंक्रीज कर देते हैं। और ये हाउस ही हाउस नहीं, उसके प्लैनेट भी हैं। रिमेंबर गाइज, नवमांश कुंडली में जो प्लैनेट जिस हाउस में बैठ जाता है वो उसका मूल स्वामी है। So if a planet Jupiter is sitting in your 7th house in the Navmansh Kundli, then you should give more priority to Jupiter rather than the Lord of the 7th house. 7th house के लॉर्ड को दो मत दो, पर जुपिटर को देना पड़ेगा, क्योंकि जुपिटर ने सारे कर्मा संचय करे और 7th हाउस में पोर कर दिए, डाल दिए। मैंने ऐसे बहुत चार्ट्स देखे हैं where the person was like मुझे लव मैरिज में जाना है, because in the D1 Venus influencing is 7th house, दाराकार का influencing is 7th house, in the D9 Jupiter is sitting in the 7th house. हम लाइक भाई क्या हुआ,
वो ताकत कहाँ गई तुम्हारी? इट जस्ट इज जुपिटर ने सारे कर्म संचय करे, उठाए रख दिए। तभी लोग आपसे पूछेंगे कि मैं गलत कर्म करूं, क्यों नहीं करूं, कैसे रुकूं, और अगर मैं करूंगा तो क्या होगा? किसी हाउस को प्लैनेट बिगाड़ के रख देगा, जीव को बिगाड़ देगा। जुपिटर जीव कारक, वो कहेगा भाई ले लो स्पाउस ऐसा ले लो, अब इंजॉय कर लो, जो पैसा तुमने बनाया गलत तरीके से उससे इंजॉय कर लो। तो जो प्लैनेट जिस हाउस में बैठा हुआ है, दैट प्लैनेट विल गिव यू अ क्लू कि ये किस तरफ आपको ले जाने वाला है। अगर वो प्लैनेट नेचुरल मैलेफिक है आपके लिए, मतलब आपकी लगन कुंडली के लिए बेकार है, जैसे आप टॉरस लगन है इस पर्सन की, इसकी नवमांश कुंडली के सप्तम भाव में जुपिटर बैठा हुआ है, इट इज़ इंडिकेटिंग व्हाट, कि भाई तुम्हारे पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, उसको देना शुरू कर दो। अगर तुम नॉलेज को नहीं दोगे, लोगों का मजाक उड़ाओगे, लोगों को अज्ञानी कहोगे, तो तुम्हें एक स्पाउस ऐसा मिलेगा जो पूरी तरह बेवकूफ़ है, अज्ञानी है, तुम जिंदगी निकल जाएगी तुम्हारी उसे समझाते समझाते, लास्ट स्टेज तक वो नहीं समझेगा। द पर्सन कमिटेड एनी कर्मा रिगार्डिंग स्पाउस? नो, ही डिड टूवर्ड सोसाइटी एंड द लॉर्ड ऑफ सोसाइटी उठता है, नवमांश के सप्तम भाव में बैठ जाता है। तो कैसा पर्सन आपको मिलेगा? द पर्सन यूल हैव इज फ्रॉम योर 7th हाउस ऑफ द नवमांश कुंडली। अगर वहाँ पे जुपिटर है, सो यू कैन लुक फॉर अ इंटेलेक्चुअल पर्सन एंड द मैरिज इज द अरेंज मैरिज। इफ देयर इज सूर्य in the 7th house of the Navamans Kundli, Surya is sitting there, then you can look for a Surya type of person. Surya type person means bit dominant, bit strong and थोड़ा सा ऐसा स्ट्रक्चर वाला जिसके सामने आपको आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाए, where you feel कि मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पे आया क्यों हूँ, क्या करने आया हूँ। तो लॉस्ट हो जाते हो जब आप सूर्य से मिलते हो, तो आइडेंटिटी क्राइसिस आपको दे सकता है। सूर्य ही उसको पूरी तरह इन्फ्लुएंस करेगा, प्रभावित करेगा। सूर्य इज़ अ गुड प्लैनेट व्हेन कम्स टू मेष, तो उसके अंदर एनर्जी बहुत दिखाई देगी। और अगर वहीं आप उससे चाहते हो कि वो बैलेंस करे, 50-50 करे, ना, दिस नेवर वर्क्स विद सूर्य, नहीं चलेगा, दिक्कतें आएंगी। तो सप्तम में अगर सूर्य है तो सूर्य की एनर्जीज स्पाउस के अंदर देखने को मिलेगी। सप्तम के अंदर अगर चंद्र आ गया, नो मैटर द राशि इज वॉट, द प्लैनेट इज सिटिंग वेयर, it means Chandrama going to dominate your 7th house. You definitely will have a crush toward your teacher, guru, teacher के toward एक mentality ऐसी हो सकती है, क्योंकि मून रिप्रेजेंट व्हाट, आर्ष विवाह। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्लैनेट मून जैसी एनर्जीज यू विल हैव इन योर स्पाउस। स्पाउस के अंदर ये एनर्जीज होंगी, वो उसके लुक्स में भी होंगी, फिजिकल अपीयरेंस में भी होंगी, उसके बिहेवियर में भी होंगी, एंड दैट इज द कोर ऑफ हिज पर्सनैलिटी। वो उसकी पर्सनालिटी का कोर है, बेसिक है, स्ट्रक्चर उसके ऊपर खड़ा हुआ है उसकी पर्सनालिटी का। तो मून होगा मदर इन लॉ गोइंग टू इन्फ्लुएंस योर मैरिज बिकॉज मून इज सिटिंग इन द 7th हाउस। कहाँ से मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं? मून से मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो मून इज़ व्हाट, मून इज़ द मदर इन लॉ। वहाँ से कोई प्रपोजल आ जाए, मून इज़ ऑल अबाउट द आउटर एनवायरमेंट। आपको घूमने फिरने बाहर जाना चाहिए। जैसे सूर्य अगर यहाँ होता तो आई वुड से कि आप टेम्पल चले जाओ। मून अगर यहाँ पे है तो मैं आपसे कहूँगा कि आपको जो गार्डन्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मूव करना चाहिए, जाना चाहिए, बिकॉज बच्चों के साथ मून कनेक्टेड रहता है। तो जहाँ पे बच्चे हैं वहीं से स्पाउस जो है खिंच के चला आ सकता है, उसके ऊपर इसका प्रभाव होगा। एजुकेशन इंस्टीट्यूट से मिल सकता है क्योंकि मून इज़ अ प्लैनेट कनेक्ट्स वेरी वेल विद जुपिटर। इवन प्रोफेशन से मिल सकता है, बट जो प्रोफेशन से मिलेगा वो डिप्रेशन देगा, क्योंकि शनि और चंद्रमा जब भी कनेक्ट होते हैं डिप्रेशन ही आता है। गॉट इट? So we are the one trying to shape up the 7th house also. Otherwise मिलेगा तो उसको भी ना, जो नी सेशन देख रहा है उसकी भी मैरिज तो होगी। फर्क क्या है कि उसकी मैरिज से वो मैक्सिमम आउटपुट नहीं ले पाएगा। Can't shape it the way he like, वो कर नहीं पाएगा। उसको ये पता नहीं लगेगा this energy is favorable for me or just against me. Got it? Now if there is मून कवर हो गया बुध, if there is बुध, so बुध is a what? बुध is युवराज, यंग चार्मिंग एनर्जी होती है जिसकी तरफ इंसान अट्रैक्टेड होता चला जाता है। बुध इज़ नॉट अ मैच्योर पर्सन, बुध इज़ नॉट अ लाइक किंग टाइप की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी बर्डन्स मेरे ऊपर है। बुध इज़ ऑल अबाउट भाई मैं मैच्योर हूँ, मैं जल्दी करता हूँ, मैं फास्ट हूँ, मैं अपनी अप्रोचेस में बहुत तेज हूँ। तो ये आपकी स्पाउस की बेसिक पर्सनैलिटी का ट्रेट हो गया। लेकिन इसके साथ ध्यान रखना चाहिए बुध इज़ अ सेल्फिश प्लैनेट, सो द पर्सन लुक्स लाइक बिट सेल्फिश। कहीं ना कहीं वो सेल्फिश टेंडेंसीज को रिफ्लेक्ट करेगा। और बुध की दोनों राशियाँ कैसी हैं? एक राशि में शुक्र नीच का, तो लव मैरिज के चांसेस को थोड़ा दबा देता है, दो फ्लर्टी बना देता है सामने वाले को, आपके स्पाउस को बना सकता है, बट वो चांसेस दबा देता है। सेकंड, इसकी राशि में राहु बहुत अच्छा वर्कआउट करता है, तो डेफिनेटली स्पाउस ऐसा होगा जिसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। द पर्सन इज जस्ट अलाइंड विद राहु, शुक्र एंड बुध।
नॉट अ सेल्फलेस पर्सन, नॉट लाइक कि सबको सब कुछ फ्री में दे देना, वो उसकी पर्सनैलिटी का टच ही नहीं है। ये पर्सन ऐसा ही मिलेगा बुद्ध जैसा, ये कन्फर्म है। दिस इज़ लाइक रिटर्न गिवन पॉइंट है कि ये ऐसी एनर्जी हो सकती है। अब इसमें हम और एड ऑन क्या कर सकते हैं, कॉज इट इज़ बुद्ध, कहाँ एक्सपेक्टेशंस हैं कि कहाँ मिल सकते हो। बुद्ध इज़ अ प्लैनेट जो कि बहुत ज़्यादा बिहेवियर में आपको जैसे गार्डन्स में मिलेगा, मूवी थिएटर्स में मिलेगा, एंजॉय करता हुआ मिलेगा, टेम्पल में मिल सकता है क्योंकि बुद्ध का टेम्पल के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है। तो ऐसी जगह पे मीटिंग के चांसेस जो हैं काफ़ी बिल्डअप हो सकते हैं। एंड बुद्ध इज़ ऑल अबाउट शॉर्ट ट्रेवल, नॉट अबाउट लॉन्ग ट्रेवल। शनि होता तो लॉन्ग ट्रेवल फिर भी हो जाती, बुद्ध इज़ अबाउट शॉर्ट ट्रेवल, छोटे डिस्टेंस से मिलने के चांसेस ज़्यादा इंक्रीज करता है ये प्लैनेट। तो जिन लोगों के पास नहीं है उनको डेफिनेटली इस तरफ अपने आप को पोजीशनड रखना चाहिए। अगर यहाँ पर बुद्ध के बाद हम अगर कवर अप करें प्लैनेट वीनस, तो यू सी गाइस 7th हाउस में वीनस, इट मीन्स अब सामने वाला सुंदर होगा या नहीं होगा तो आप समझ सकते हो कि वीनस से ज़्यादा सुंदर कोई हो नहीं सकता। वीनस का अट्रैक्शन बड़ा खतरनाक अट्रैक्शन है, ये वो एनर्जी है जो आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो शुक्र से गंधर्व विवाह भी आता है, इसे ध्यान रखिएगा, जो कि ऑल अबाउट लव मैरिज है, जिसका ही नाम जो है लव मैरिज है, प्रेम विवाह। तो प्रेम विवाह की तरफ चार्ट का इंक्लाइनेशन बढ़ा है, इंक्लाइंड हो गया है चार्ट। अदरवाइज मैरिज से पहले बहुत ज़्यादा ओपन या होता है ना एक लिबरल आउटलुक, वो आपका बिल्डअप हो सकता है टुवर्ड योर पर्सन। और शुक्र जैसी एनर्जी होने से अगर यहाँ पर फीमेल्स की बात करी जाए, मतलब अगर कोई मेल सेशन देख रहा है तो उसके लिए तो दी बेस्ट है, क्योंकि वो जो चाहा शुक्र वही यहाँ पे बैठ गया। और अगर कोई फीमेल है तो वहाँ पे जो शुक्र है वो बिट फ्लर्टी नेचर को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे ये शुक्र थोड़ा सा मैलेफिक हो सकता है, बट या पर्सन लुक्स में डेफिनेटली बड़ा स्ट्रॉन्ग लुक्स, अपीलिंग लुक्स को निकाल के लेके आता है। शुक्र का कनेक्शन किन किन प्लैनेटों के साथ है? प्लैनेट शुक्र एग्जॉल्ट कहाँ करते हैं? जुपिटर की राशि पाइसेस में। तो डिवोशन इज द मेन थीम, जिससे आप अपने किसी भी रिलेशन को वर्कआउट करा सकते हो। सेकंड थिंग, शुक्र नीच के कहाँ होते हैं? बुद्ध की राशि में। तो बुद्ध इज़ व्हाट? बुद्ध इज़ ऑल अबाउट द डिप्लोमेसी, मेंटल मेकअप, अबाउट द माइंड गेम्स। अगर ये चीज़ें आ जाती हैं तो चीज़ें फेल अप कर सकती हैं, चीज़ों के अंदर वर्कआउट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो इफ़ यू आर इन द दशा ऑफ बुद्ध और द बुद्ध अंतर्दशा और बुद्ध महादशा, दैन अ पर्सन एंटरिंग इन योर लाइफ विद द पर्सपेक्टिव कि भाई थोड़ा सा इसके मेंटल मेकअप को डिस्टर्ब करके हुए चलते हैं, ये उसका एक वे हो सकता है। तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए, कंसर्न रहना चाहिए। अब बुद्ध के बारे के बाद हम कवर अप करते हैं प्लैनेट सैटर्न को, शनि को। तो शनि एक ऐसे प्लैनेट है जिनको आप 7th हाउस में पसंद नहीं करोगे। ये विल से कि भाई कोई भी बैठ जाए, भाई शनि ना बैठे 7th हाउस में, लेकिन सैटर्न यहाँ पे बैठे हुए हैं। और सैटर्न मैंने आपसे कहा था नवमांश कुंडली और कुछ है नहीं, ये आपके भाग्यों की, आपके कर्मों का लेखा जोखा है। तो अगर ये कर्मों का लेखा जोखा है और सैटर्न 7th हाउस में बैठे हुए हैं, तो सैटर्न मीन्स कार्मिक न्याय हमारे साथ हमारी मैरिज के अंदर होगा। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना चाहिए सैटर्न के साथ साथ हमारी नवमांश कुंडली के सेकंड हाउस का। अगर ये सेकंड हाउस बहुत अच्छा है तो चीज़ें ठीक हैं, और अगर ये सेकंड हाउस पीड़ित है, लाइक सूर्य वहाँ पे बैठा हुआ है, राहु है, केतु है, तो गाइज होल्ड ऑन, मैरिज में थोड़ा डीले लो, समय लो और उसके बाद ही आगे बढ़ो। योर पर्सन लुक्स मैच्योर, पर्सन आपका मैच्योर दिखाई देता है, बट सैटर्न इज जनरली द कारका ऑफ 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस। सो इसकी बिट मैलेफिक टेंडेंसीज हमेशा रहती हैं और इसने वो सारी आपके 7th हाउस में पुट कर दी हैं। तो इसका मतलब है कि हमें डीले को इंक्रीज कर देना चाहिए, थोड़ा समय लेना चाहिए। और अगर पर्सन बहुत ओवर मैच्योर दिखाई देता है कि ठीक है यार बहुत ही मैच्योर है, तब आराम से इसके अंदर जाया जा सकता है। अच्छी बातों में मैच्योर एनर्जी आपको डेफिनेटली मिलेगी, कोई इंटेलेक्चुअल एनर्जी डेफिनेटली मिलेगी, और बुरी बातों के अंदर चंद्रमा पीड़ित मिलेगा। चंद्रमा पीड़ित होने से होता क्या है? इमोशनल बैकड्रॉप खा जाता है जीवन, इमोशंस थोड़े दब जाते हैं, इमोशंस के अंदर वो इमोशनल एनर्जी आपको नहीं देखने को मिलती है, वहाँ पे समस्या आ जाती है। कई बार चाचा पक्ष, ताऊ पक्ष या फादर पक्ष, इन तीनों से समस्याएं मैरिज में सीधी बन जाती हैं जब प्लैनेट सैटर्न सिटिंग इन द 7th होता है, क्योंकि इसका जो विवाह है उसको आप थोड़ा सा राक्षस विवाह के साथ कनेक्ट कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग सैटर्न इन द 7th हाउस इज मैलेफिक, बट डेफिनेटली कम्स टू कि आपकी मैरिज नहीं हुई है तो डेफिनेटली टेकिंग टाइम, द नेसेसरी स्टेप्स आर ऑलवेज वेलकम्ड। वो थोड़ा अच्छा रहता है अगर आप कर लें तो। अगर यहाँ पे राहु बैठा हुआ हो इन द 7th हाउस, राहु केतु का एक्सेस नवमांश के 1st या 7th में जब भी लगता है तो मैरिज बिकम्स अ बिग थीम ऑफ पर्सन। उसके जीवन का एक बहुत बड़ा थीम जो है वो मैरिज बन जाती है। और जब ये बड़ा थीम बनेगी तो डेफिनेटली कुछ स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आपके जीवन के अंदर फ्लो करेंगी। और स्ट्रॉन्ग एनर्जीज कैसी हो सकती हैं? बिकॉज राहु इज सिटिंग इन द 7th हाउस ऑफ द नवमांश कुंडली, द पर्सन यू विल गेट हैविंग द एनर्जीज और द टेंडेंसीज ऑफ प्लैनेट राहु अ लॉट। उसके अंदर राहु फ्लो करता है, उसकी पर्सनैलिटी में राहु फ्लो करता है। एंड किसी की पर्सनैलिटी में जब राहु फ्लो करता है तो मल्टीपल कनेक्शंस
एक्सपेंशन, थोड़ा सेल्फिश होना, उसकी टेंडेंसी का मॉडर्न होना, उसके आउटलुक का मॉडर्न होना बन जाता है। वो काम भी ऐसे ही करते दिखाई देगा, उसकी अप्रोच भी लाइफ के टुवर्ड ऐसी ही होगी जैसी राहु की अप्रोच टुवर्ड लाइफ आती है। और कहीं ना कहीं मैरिज इज़ अ बिग 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 पर्पस ऑफ योर लाइफ। वाई बिग पर्पस ऑफ योर लाइफ? अगर आपने सेशन का शुरुआत नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। एंड इफ़ यू आर लिविंग इन द हाउस ऑफ योर दादाजी, अगर दादाजी के घर के अंदर रह रहे हो तो आपकी मैरिज में जो भी हो रहा है इट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल, इट जस्ट इज़ द कर्माज ऑफ योर दादा। आपके ग्रैंडफादर के वो कर्माज हैं जो कि यहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं, हो रहा है, चल रहा है। कैसा पर्सन कहाँ पे मिल सकता है? जितनी मॉडर्न और अप्रोच को रखोगे, मॉडर्न आउटलुक को रखोगे, वहीं पर्सन मिल पाएगा। क्योंकि जो पर्सन इज़ देयर, या तो अगर मंदिर में है तो पुजारियों से क्रिटिक कर रहा है, उनका विरोध कर रहा है, और अगर बाहर है तो डेफिनेटली ही इज़ इन्वॉल्व इन मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, वेल्थ, एक्सपेंशन। हिज थिंकिंग इज़ ऑल अबाउट द मॉडर्न आउटलुक पूरा जो है लेके पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है। केतु इन द 7th हाउस ऑफ द नवमांश कुंडली, राहु केतु एक्सेस, आई टोल्ड यू, मैरिज बिकम्स अ बिग थीम ऑफ पर्सन्स लाइफ। जीवन का एक बड़ा थीम है मैरिज। और कॉज केतु एक प्लैनेट ऐसा है जो डिटैचमेंट को ज़्यादा इंडिकेट करता है। उसकी अप्रोच ये है लाइफ के टुवर्ड, डिटैच रहेंगे, अलग रहेंगे, अकेले रहेंगे। तो अब आप सोचिए कि जब ऐसा ही प्लैनेट आपको स्पाउस देगा तो वो कैसा ही स्पाउस देगा। नेगेटिव तो बहुत सारे आप खुद ही बना लोगे। पॉजिटिव के बारे में, द पॉजिटिव थिंग इज केतु इज ऑल अबाउट एस्ट्रोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी। If you are watching this session, you are also into astrology. So you will have someone who believes in astrology or these type of sciences. Second thing, उसके साथ आपकी emotional और you say karmic vibration, karmic alignment काफ़ी matchup हो पाएंगे. So there we do sometimes the akashic records where like karmic alignment, karmic realignment. तो वो उस person के साथ काफ़ी अच्छी connect हो सकती हैं, बन सकती हैं. The third thing about Ketu in the 7th is केतु इन द 7th विल गिव यू अ पर्सन जिसके ऊपर थोड़ा ट्रस्ट किया जा सके। बिकॉज केतु इज़ द प्लैनेट जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। इट इज़ द प्लैनेट जो थोड़ा मैच्योर आउटलुक को रखता है, बिकॉज इसका बिहेवियर टुवर्ड प्लैनेट मून खतरनाक है, सूर्य के नहीं। तो कॉज मून के टुवर्ड खतरनाक है, मदर इन लॉ और एनी एल्डर फीमेल विल बिकम अ बिग 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 इशू हेयर इन द मैरिज। बड़ा इशू बन सकती है। सेकेंड, यू कैन से सेकेंड में कि केतु की वजह से आपको एक पर्सन मिल जाएगा। अगर आप किसी साधु सन्यासी को हाथ जोड़ते हो, उसका आप ध्यान रखते हो, तो यहाँ पे मैरिज की समस्याएं जो हैं वो 100 to 100% सॉल्व हो सकती हैं जस्ट फॉलोइंग और किसी साधु सन्यासी की हेल्प करके। तो दिस इज़ फॉर केतु। सो हमने सारे प्लैनेट्स को कवर कर लिया। द वन बेसिक थिंग अबाउट द नवमांश कुंडली इज गाइज, दिस कुंडली इज ऑल अबाउट द कर्माज फ्रूटिफिकेशन, कर्मों का रिजल्ट। D1 इज ऑल्सो अबाउट कर्मा। D1 ऐसा नहीं है कि कर्मों के बारे में नहीं है भाई। अगर वो कर्मों के बारे में नहीं है तो वो कुंडली ही क्यों है? तो हर कुंडली ही कर्मों के बारे में बताती है। द फर्क क्या है कि D1 को यू जस्ट कैन चेंज, D9 को जस्ट कांट। इफ देयर इज अ प्लैनेट सिटिंग इन 4th हाउस ऑफ D1 तो हम क्या करेंगे यार, 4th हाउस में बैठे प्लैनेट को छोड़ो, राशि को पकड़ो, बट नवमांश में प्लैनेट को पहले पिक करो। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन आएगा कि मेरे तो साहब सप्तम में कोई प्लैनेट ही नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है। आपके साथ जो भी न्याय होगा, कार्मिक न्याय, जजमेंट डिलीवर जो होगा, उसमें आपके स्पाउस का रोल नहीं होगा बहुत ज़्यादा। हाँ, अगर आपके सप्तम भाव का स्वामी 6, 8, 12वें में बैठ गया या इनके साथ अलाइंड हो गया, देन गाइज सॉरी टू से वहाँ पे थोड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। सो दिस इज फॉर द 7th हाउस ऑफ द नवमांश कुंडली। देयर इज अ लॉट। टेल मी अबाउट द जोडियक ऑफ योर नवांशा। आई टेल यू अ लॉट अबाउट योर मैरिज, अबाउट योर स्पाउस। बट बिफोर दैट द प्रोफेशन, वर्क क्या काम कर रहा हो सकता है, कैसे इसको पिकअप करें। सिंपल एंड ईजी फॉर्मूला मैक्सिमम चार्ट्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। दैट फॉर्मूला इज 4th हाउस ऑफ द नवमांश कुंडली विल टेल यू अबाउट द प्रोफेशन ऑफ योर स्पाउस। के स्पाउस का प्रोफेशन 4th हाउस ऑफ नवमांश कुंडली से ही आता है। सो इफ देयर सूर्य इज सिटिंग, कैन अंडरस्टैंड जुपिटर सिटिंग, जुपिटर जैसा प्रोफेशन, बुध इज सिटिंग, बुध जैसा प्रोफेशन। पहले क्या देखना है? पहले देखना है कि कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, वो अपनी तरफ पर्सन को लेके जाएगा। दूसरी बात कि वहाँ पर राशि कौन सी आ रही है। एक बार द कैंसर साइन वॉज फॉलोइंग इन द 4th हाउस ऑफ द नवांशा कुंडली। कैंसर इट मीन्स वाटर एंड द पर्सन, यू नो कि पर्सन क्या है, वो मरीन नेवी के अंदर काम करता है। अब वो कहाँ से पिकअप करोगे आप? 4th हाउस ऑफ द नवमांश कुंडली, कैंसर साइन, द वाटर एलिमेंट। सो द एलिमेंट मैटर्स टू। द वाटर विल टेक यू टुवर्ड इंटेलेक्चुअल एंड पानी जैसा काम। द अर्थ विल टेक यू टुवर्ड लेबर टाइप ऑफ वर्क, ये मतलब मेहनत बहुत कर रहा है। द एयर विल टेक यू टुवर्ड एक्सपेंशन,
या सरकारी नौकरी में है, या फिर ये जो है ये किसी बिजनेस में है। एंड द फायर विल टेक यू टुवर्ड अ वेरी डोमिनेंट, कोई प्रेस्टिजियस नौकरी या काम करने वाला जिसकी समाज में बहुत वैल्यू हो। तो समाज में वैल्यू इज लाइक कोई पंडित हो गया, या फिर कोई टीचर हो गया, या फिर कोई IAS हो गया, IPS हो गया। 4th हाउस ऑफ द नवमांश कुंडली ओनली, नॉट हैव टू पिक द अदर चार्ट्स और द डिविजनल और लाइक 10th और 6th और 7th। 4th हाउस ऑफ द नवमांश कुंडली। नाउ व्हाई 4th, यहाँ पे भी क्वेश्चन आएंगे क्योंकि हमारी एज ग्रुप के जो लोग हैं उनके क्वेश्चन रुकते नहीं है, दे जस्ट गॉट लॉट, उनके माइंड में चलता रहता है। तो नवमांश कुंडली गाइस इज एक्चुअली द मिरर, ये आपका मिरर है और कुछ नहीं है। तो जब ये मिरर है आपके D1 चार्ट का, सो इफ योर D1 चार्ट का 10th हाउस इज अबाउट योर प्रोफेशन, 4th ऑफ योर D9 इज योर स्पाउस प्रोफेशन। अष्टम भाव आपके चार्ट का मैरिज को कैसे सेव करना है। नवमांश कुंडली का 2nd हाउस विल टेल यू मैरिज बचेगी या नहीं बचेगी। गॉट इट। तो ये जस्ट एक रिफ्लेक्शन है, एक मिरर है। इसके हर हाउस मिरर की तरह काम करते हैं, कैसे बदल जाते हैं, कैसे अप डाउन, सब कुछ हम समझेंगे। बट चेक इट, केतु वेयर सिटिंग इन योर D1 राशि, गॉट अ प्लैनेट इन द D9 इन द सेम राशि और द ट्राइन फ्रॉम इट, नोट डाउन द प्लैनेट। द प्लैनेट इज हेल इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। सो दिस इज फॉर दिस एंड कवरिंग द टाइप ऑफ चार्ट आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे जो नंबर 3 लिखा हुआ है दैट इज़ द नवांश लॉर्ड, वो नवमांश का राइजिंग है। उस राइजिंग के अंदर एनर्जी किसकी फ्लो करती है, मिथुन की। तो 3 नंबर मीन्स मिथुन, 2 नंबर मीन्स टॉरस। इफ़ यू आर न्यू टू एस्ट्रोलॉजी तो आपको क्या करना है, केवल नंबर देखना है। नवमांश कुंडली की तरफ जाइए, जहाँ पे यहाँ 3 लिखा हुआ है वहाँ पे देखिए क्या नंबर लिखा हुआ है। जस्ट कैन चेक द रीडिंग्स फ्रॉम द नंबर पर्सपेक्टिव टू, कि भाई मेरे में तो फर्स्ट लिखा है, सेकंड लिखा है, थर्ड लिखा है। एंड इफ़ यू सी कि वहाँ पे कोई प्लैनेट का साइन बन रहा है या इनिशियल्स लिखे हुए हैं, जैसे जुपिटर JU लिखा हुआ है, या फिर प्लैनेट केतु के लिए KE लिखा हुआ है, तो आप हमारे सेशन के शुरू के पार्ट को देख सकते हो। वी टोल्ड कि ये प्लैनेट बैठा होगा 1st हाउस या 7th हाउस में तो क्या रिजल्ट हो सकते हैं, और ये होगा तो क्या रिजल्ट हो सकते हैं। सो वी आर स्टार्टिंग विद द मेष एनर्जी कि नवमांश का अधिपति जो है वो मेष हो गया। सो नवमांश का अधिपति क्या बताता है, व्हाट आर नवमांश लॉर्ड इज टेलिंग यू, और द नवमांश ज़ोडिएक साइन इज टेलिंग यू अबाउट द एनर्जी यू गिविंग इन द रिलेशनशिप फ्रॉम योर साइड, कि आप उसे क्या देने जा रहे हो। और उसको जो भी उस राशि के अंदर नीच का प्लैनेट होता है, जैसे फॉर मेष राशि नीच का कौन होता है, शनि होता है। मेष राशि के साथ कौन अच्छा इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, शनि इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। शनि सीधा सीधा आते ही नीच के हो जाएंगे। प्लैनेट जुपिटर समटाइम्स मेष राशि के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते, बिकॉज जुपिटर इज अ इंटेलेक्चुअल प्लैनेट। जुपिटर लुकिंग फॉर अ स्टेशनरी ज़ोडिएक साइन, या फिर कोई ऐसा ज़ोडिएक साइन जिसके अंदर वाटर का एलिमेंट हो, और मेष में फायर है। तो जो भी प्लैनेट उससे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, इफ़ यू आर इन द दशा ऑफ दैट प्लैनेट और इफ़ यू आर गिविंग दैट एनर्जी इन योर रिलेशनशिप, दैन इट नॉट गोइंग टू वर्कआउट, तो वो वर्कआउट नहीं करेगा। सो इट्स मोर अबाउट हाउ टू शेप इट, कैसे उसको बचाएं या कैसे उसको बनाएं, रादर दैन कि यहाँ पे होगा क्या। सो इफ देयर इज मेष, इट मीन्स सूर्य इज परफॉर्मिंग वेरी वेल इन द रिलेशनशिप। सो यू आर समवन जो कि मंगल की, सूर्य की, केतु की एनर्जी इन द रिलेशनशिप लेके देता है। तो अगर राशि के पर्सपेक्टिव से देखें तो मेष इज़ ऑल अबाउट बहुत एनर्जेटिक साइन है, बहुत ज़्यादा फिजिकल टच को महसूस करने वाला ज़ोडिएक साइन है, बहुत ज़्यादा पुश अपनी तरफ से देता है, लिमिटेशंस में नहीं रहता है। और कहीं ना कहीं ये एक लाइन ड्रॉ करना होता है ना, जो वो इसकी आदत नहीं है, क्योंकि इसमें जो नक्षत्र आता है वो केतु का नक्षत्र है, जिसका सिंबल ही घोड़े हैं। तो उनकी कोई लिमिट नहीं है। आपने पहले सुना होगा अश्वमेघ यज्ञ, तो उनकी कोई लिमिट नहीं होती थी, खुले छोड़ दिए जाते थे। दैट इज़ द एनर्जी यू आर पुशिंग और गिविंग इन योर रिलेशनशिप। दैट्स व्हाट यू लाइक और व्हाट यू वांट इन द रिलेशनशिप, कि भाई ये जो एनर्जी है ये मैं दूंगा, इसी के साथ मेरे कर्मास जुड़े हुए हैं और यही मुझे इस रिलेशन के अंदर या इस चीज़ के अंदर जो है वो चाहिए। एंड व्हाट इफ you are under dasha of Saturn, you are under dasha of Jupiter, you are under dasha of a controlling planet जो आपको कंट्रोल करे, तो चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। और द सेकंड इज़ इफ़ यू फील कि भाई वर्क लाइफ में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, और इफ़ यू फील कि भाई जॉब मेरी जो है सिक्योर नहीं हो पा रही है, तब मैरिज में रिलेशन के अंदर इश्यूज़ आएंगे ही आएंगे। सो द मोर यू अलाइन विद सूर्य, द मोर यू अलाइन विद मंगल, अ बेटर सूर्य इज़ नॉट एंग्री और एग्रेसिव और लाइक डोमिनेंट। इट इज़ मोर अबाउट द फैमिली, मोर अबाउट द प्रोटेक्शन एंड मोर अबाउट द स्टेटस। ये स्टेटस होना चाहिए। और अगर ये चीज़ें हाथ से निकल गई, शनि एक्ट हो गया या फिर जुपिटर एक्ट हो गया, तो यू विल लुक फॉर इंटेलेक्चुअल, यू विल लुक फॉर ऐसा कनेक्शन जिसमें कि आपको जॉब सिक्योरिटी मिले। और ये अगर आप डिमांड करोगे अपने पर्सन से, दैन थिंग्स कभी भी वर्कआउट नहीं करेंगी। तो क्या बेसिक डिमांड है, क्या बेसिक डिज़ायर है, क्या बेसिक अप्रोच है,
सूर्य, मंगल एंड प्लैनेट केतु। इनकी दशांतदशा कैन हेल्प यू इन गोइंग इनटू रिलेशनशिप और कैन सस्टेन द रिलेशनशिप, बट द अदर प्लैनेट्स उनमें चैलेंजेस बन सकते हैं, आ सकते हैं। इफ वी गो टुवर्ड टॉरस, कि भाई मेरे तो नवमांश की लगन में टॉरस लिखा हुआ है, सो टॉरस इज व्हाट? टॉरस इज ऑल अबाउट द बुल एनर्जी। इसके अंदर बुल की एनर्जी है। ये ज़ोडिएक साइन बहुत अच्छा परफॉर्म करता है जिस भी लगन के अंदर ये राइज कर जाता है, क्योंकि बुल की एनर्जी आपको पता है, बुल के ऊपर आप कितना भी वजन रख दो, कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे दे दो। तो मैंने तो ऐसे भी देखे हैं टॉरस नवमांश के लोग, दे से कि हमें यही पता नहीं लगता कि हमारा पार्टनर कोई एनर्जी दे रहा है या नहीं दे रहा। वी आर गिविंग एवरीथिंग फ्रॉम आवर साइड एंड दैट्स व्हाट चंद्रमा लाइक्स, दैट्स व्हाई चंद्रमा इज एक्सॉल्टेड इन दिस ज़ोडिएक। चंद्रमा कहता है भाई मुझे भी यही पसंद है कि मैं अपने अनुसार चलता हूँ, मेरी स्पीड को कोई मैच नहीं कर सकता, मेरे स्विंग्स को, मेरे मूड स्विंग को, मेरे लेयर्स को कोई मैच नहीं कर सकता। तो ये पॉजिटिव साइड हो गई आपकी नवांशा लग्न की। इससे ये भी कह सकते हो कि फिजिकल फीचर्स ऑफ द स्पाउस में निश्चित रूप से पर्सन अट्रैक्टिव होगा, ब्यूटीफुल होगा एंड आपके साथ कनेक्टेड फील करेगा, कॉज द एनर्जी यू आर गिविंग इज, आप किसी को जज नहीं करते, आप किसी से डिमांड नहीं करते, आप अपनी तरफ से देते हो कि भाई ठीक है ले जाओ, मुझसे जितना ले जा सकते हो उतना ले जाओ। Negative side of this Taurus is this Taurus never works out in the dilemmas. Taurus कभी भी dilemmas पे वर्क नहीं करता। पर्सनल लाइफ वर्सेस प्रोफेशनल लाइफ, ये होने लगा Taurus फेल कर जाएगा। सेकंड, Taurus के अंदर कौन पीड़ित होता है? केतु। सो केतु इज व्हाट? योर कर्मास। सो समटाइम हैपन्स विद Taurus लगन, Taurus नवमांश लगन वाले लोगों के साथ, दे से कि वी डिड एवरीथिंग फ्रॉम आवर साइड, बट जैसे इंद्र का वज्र होता है ना, एकदम से पड़ता है, एकदम से सब कुछ आउट ऑफ ब्लू चला गया। कोई केतु की वजह से डिटैचमेंट आ जाते हैं। डिटैचमेंट मीन्स लॉन्ग डिस्टेंस, फिजिकल सेपरेशन, ये जो होता है ये केतु की वजह से होता है। इन द मॉर्निंग एवरीथिंग इज फाइन, इन द इवनिंग एवरीथिंग इज गॉन। सो दिस हैपन्स व्हेन द Taurus becomes your नवांशा लग्न, बट वन थिंग इज श्योर, फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, फ्रॉम योर साइड, यू जस्ट कैन हैव मल्टीपल रिलेशंस। सो कई बार ये होता है कि भाई अकेले ना रहना पड़ जाए, अकेले ना मरना पड़ जाए इस जीवन में, वो Taurus लगन के साथ नहीं होता है, बिकॉज Taurus दे आर द मून एनर्जी, पीपल क्रेव फ्रॉम दैम, फॉर दैम, उनके लिए चाहते हैं लोग कि उनको वो एनर्जी जो है आके मिले। सो दिस इज द पुश यू आर गिविंग इन योर रिलेशन। चेक आउट फॉर द दशाज एंड द प्लैनेट सिटिंग इन द देयर एंड द अदर अलाइनमेंट, 7th house and all. Now if you got a Gemini Navamsha Lagna, so Mithun is what? Mithun is the first zodiac sign. The first zodiac sign that got the male and the female there. इससे पहले Taurus and मेष उनके पास बुल है, लेकिन एक इंसान नहीं है। तो मिथुन से इंटेलेक्चुअल एनर्जीज स्टार्ट होती है, मिथुन से डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, मिथुन से प्रोग्रेस स्टार्ट होती है, मिथुन से पर्सन सीखना शुरू करता है, लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो इस ज़ोडिएक साइन का नवमांश में आना इस बहुत अच्छा है, क्योंकि यू आर समवन यूजिंग योर रिलेशनशिप और मैरिज एज अ एक्सपीरियंस प्रोसेस होता है ना, जो कि भाई मैं लाइफ एक्सपीरियंस जो है इसी चीज़ से सीख रहा हूँ, मैं बहुत कुछ मेरी मैरिज से या रिलेशंस के साथ सीखता हूँ। इसीलिए कई बार एस्ट्रोलॉजर फियर में भी आ जाता है कि भाई ये डुअल नेचर का ज़ोडिएक साइन है, डबल है, ये दो धारी तलवार है, ये आपको कहीं ना कहीं एक से अधिक रिलेशन दे सकता है। बट पर्सन उसमें जाता क्यों है? क्योंकि वो एक्सपीरियंस करना चाहता है, वो समझना चाहता है द बेसिक ह्यूमन बिहेवियर, कि इंसान चलता कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। एंड दिस इज द सेम एनर्जी योर पार्टनर इज लुकिंग फॉर। योर पार्टनर इज लुकिंग फॉर द इंटेलेक्चुअल वाइब्रेशंस। सो द टाइम यू मीटिंग योर पर्सन, इफ़ यू फील कि वो इंटेलेक्चुअल पुल है तो वो चीज़ बहुत शानदार है। एंड इफ़ यू फील कि भाई नो देयर इज़ नो पुल, द इंटेलेक्चुअल वाइब्रेशंस जस्ट नॉट वर्किंग आउट एंड द फिजिकल वाइब्रेशंस आर नॉट वर्किंग आउट, तो वो चीज़ जो है वो बिल्कुल नहीं चलेगी। क्योंकि मिथुन मैथुन की राशि है, ये फिजिकल सेक्सुअल राशि है, इसका आउटलुक ही ऐसा है, तो इसको वो चाहिए। अगर यहाँ सब कुछ अच्छा है तो आपको राहु ऊर्जा मिलेगी, बुध मिलेगा, इनके अंदर आपके रिलेशंस चलेंगे, आप बहुत प्रोएक्टिव हो जाओगे रिलेशंस के अंदर। यू आर द पर्सन जो कि स्टेप लोगे, आगे बढ़ोगे, आगे जाओगे। लेकिन इस मिथुन के अंदर जुपिटर हमेशा एमकेएस में आता है, इसमें राहु वर्क करता है। तो अरेंज मैरिज की मेन समस्याएं मिथुन के साथ देखने को मिलती हैं। मिथुन इज़ द ज़ोडिएक जिसको अरेंज रिलेटेड इश्यूज जो है वो फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि इसका काउंटर पार्ट 7th हाउस में कौन बैठा है? सेज, लॉर्ड ऑफ जुपिटर जिसको स्वामी है। गॉट इट? D9 इज ऑल अबाउट द कर्मा। सो इफ योर कर्माज आर गुड, लाइक यू नेवर हैड एनी सीरियस रिलेशनशिप और किसी के साथ फिजिकल एंड ऑल, उसमें कोई प्रॉमिस नहीं है तो ठीक है। बट इफ दैट प्रॉमिस इज देयर एंड ऑल, देन डेफिनेटली योर वीनस इज कंबस्ट रेट्रोग्रेड और देयर इज समथिंग वेरी बैड विद द वीनस और द मून, क्योंकि वो चीज़ फिर आपको अरेंज में नहीं जाने देगी। सो गॉट इट? What is play for us or game for us
इज़ हर्डल फॉर समवन, किसी के लिए वो बहुत बड़ी समस्या है, इसका ध्यान रखना चाहिए। ओवरऑल अच्छी राशि है और यहाँ पे कई बार बिहेवियर ऑफ द पर्सन के अंदर आपको कई म्यूज़िक एंड ऑल का इंटरेस्ट रखने वाले लोग देखने को मिल जाते हैं कि यार इसका तो बेसिक इंटरेस्ट ही म्यूज़िक या फिर टीचिंग में है, इवन कोई काउंसलिंग एंड ऑल इनसे रिलेटेड काम करता हुआ कोई स्पाउस या कोई पर्सन यहाँ देखने को मिल सकता है। बैंकिंग का पर्सन मिल सकता है कि बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, कोई कंपटीशन फाइट करना चाहता है, तो ऐसा पर्सन यहाँ हो सकता है। इफ़ वी गो टुवर्ड कैंसर, then cancer is what? Cancer is the zodiac sign of planet moon. Now in the relationship you tell me the difference between moon and Venus. So Venus is all about the love and moon is all about the care. Moon is all about the sympathy. Empathy होती है ना कि यार मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ फील करता हूँ, समटाइम फीलिंग द कि इसके लिए बहुत करुणा दया आ गई मेरे को इसके ऊपर। दैट हैपन्स विद कैंसर एंड दिस इज़ द एनर्जी यू आर गिविंग इन द रिलेशनशिप। सो समटाइम कैंसर ज़ोडिएक साइन के लोग एक साथ कई लोगों के साथ कनेक्टेड होता है एंड दे आर गुड टू एवरीवन, हर इंसान के साथ वो अच्छे हैं। अगर कोई पर्सन किसी समस्या में है तो बिलीव मी गाइज, अ पर्सन गॉट D9 कैंसर विल गो इन द रिलेशनशिप विद हिम और हर, उसके साथ वो रिलेशन में चला जाएगा। ही हिमसेल्फ नोट नो कि भाई वो क्यों इसके अंदर आ गया। इज देयर द फिजिकल अट्रैक्शन? पॉसिबली नॉट। इज देयर एनीथिंग एल्स? पॉसिबली नॉट। इट जस्ट इज उसकी करुणा, उसकी दया। सो दया, करुणा इज वॉट यू गिविंग इन द रिलेशनशिप और ये कई बार टॉक्सिक हो जाती है टू द अदर पर्सन बिकॉज अदर पर्सन गॉट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू एंड देन यू फील कि आई एम एंगेज्ड विद मल्टीपल्स, मैं कई लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ। तो चंद्रमा और शुक्र का कहीं भी कनेक्शन, स्पेशली इन द D9, मून इज देयर इन द फर्स्ट हाउस या फिर कैंसर साइन, तो भाई वो थोड़ी ना है क्योंकि वहाँ पे चीज़ें बिट टॉक्सिक, बिट टफ जो है वो हो सकती हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए कि यू हैव टू सेपरेट और क्रिएट अ बिग लाइन बिटवीन द अट्रैक्शन एंड द सिंपैथी, उसके बीच का कनेक्शन यहाँ पे होना चाहिए। द गुड प्लैनेट फॉर यू इज जुपिटर, शुक्र, चंद्रमा, सॉरी नॉट शुक्र, जुपिटर, चंद्रमा, एंड द बैड प्लैनेट है और मंगल, दैट इज द एग्रेसिव अप्रोच, फाइटिंग अप्रोच। तो वो एक बैड प्लैनेट हो सकता है। कहाँ पे पर्सन मिल सकता है? वेल, मिलने के चांसेस वर्क लाइफ में भी बन सकते हैं और टीचिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर भी कई लोगों के साथ मुलाकात यहाँ पे हो सकती है बड़े आराम से, क्योंकि ये राशि ही कॉस्मिक मदर की राशि है। तो पहले बचपन से ही लोगों की टेक केयर बन के बैठी हुई है और अगर शनि जैसा प्लैनेट आया या केतु आया तो आपके रिलेशंस को डाउन टर्न वो दे सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। नाउ अबाउट द Leo. What Leo is, guys, Leo is all about status. Leo is all about the dominance. Leo is all about the aggressive approach. Leo is all about कि भाई अपने अंदर पावर है, अपने अंदर ताकत है, अपने अंदर वो डोमिनेंट आउटलुक है, वो अपनी ताकत है कि अपन जो चाहें वो बदल सकते हैं। ये लियो की एनर्जी होती है। लियो के अंदर वर्क कौन करता है? सूर्य, प्लैनेट केतु, मंगल, जुपिटर, सबको आप मान सकते हो कि यार ये सारे प्लैनेट इसमें वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन क्या लियो, क्या सूर्य एक ऐसा प्लैनेट है जिसके रिलेशन में सब कुछ ठीक है? इवन इन द माइथोलॉजीज सूर्य के साथ चीज़ें ठीक नहीं है। गॉट 2 वाइफ, पहली का ही एक सेपरेट, मतलब सेम ही रिपीटेशन की भाई सेम जो ये हैं वही वो हैं, इनकी ही शैडो है। तो फॉर अ लियो पर्सन, नो मैटर क्या आप बदलना चाहो इन योर स्पाउस, दैट नेवर गोइंग टू चेंज, वो नहीं बदलेगा। इट विल बैक टू द सेम पैटर्न, वही पैटर्न की तरफ रिलेशन, मैरिज जो है वापस घूम के आ जाएगी। सो समटाइम द बेस्ट थिंग अबाउट लियो, द पॉजिटिव साइड अबाउट लियो इज यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर डोमिनेंट, यू आर असर्टिव, यू आर समवन जो कि एक्शन लेता है क्योंकि फायर एलिमेंट है। और मैरिज में आप क्या दे के जाते हो कि भाई मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लूंगा, एंड दैट इज़ वॉट लियो इज डूइंग ऑल द टाइम। लियो इज लाइक भाई मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूँगा, तो अच्छी चीज़ है। नेगेटिव साइड, इफ़ यू आर समवन जो कि चाहता है कि उसका स्पाउस बदल जाए, चेंज हो जाए, कुछ बदलाव उसमें आ जाए, नहीं आएंगे। ये एक नेगेटिव पिक्चर है, नेगेटिव साइड है। तो आउटगोइंग बनिए, बाहर घूमिए, अपनी एनर्जी को लोगों के साथ शेयर करिए, लोगों के जीवन में लाइट लेके आइए, प्रकाश दीजिए उन्हें, और कोशिश करिए कि आपका सूर्य, आपका जो केतु है, आपका मंगल है, वो इस रिलेशन के अंदर वर्कआउट करे, वो उस रिलेशन को एक अपर स्टेज पे लेके जाए। इफ़ यू आर ट्राइंग कि आप उसको बदल दो सामने वाले को, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, बिकॉज विद सूर्य इज द इशू कि पहले स्पाउस का ही मिरर दूसरा स्पाउस है, शैडो, द सेकंड स्पाउस इज द शैडो, इट इज़ नॉट द मिरर शैडो और अ डिफरेंट शैडो, इट जस्ट इज शैडो। और सूर्य का स्पाउस के साथ ही थोड़ा सा सेपरेशन डिस्टेंस रहता है, नॉट विद द स्पाउस की फैमिली। उनके जो फादर इन लॉ हैं बहुत अच्छे हैं, मदर इन लॉ भी ठीक हैं, तो यहाँ पर स्पाउस के साथ ही मेन आपके
प्लस माइनस रह सकते हैं, स्पाउस की फैमिली के साथ रिलेशंस बेटर रह सकते हैं। एंड द थर्ड में यू जस्ट कैन अंडरस्टैंड कि भाई कॉज ये सूर्य है, थोड़ा डोमिनेंट है, थोड़ा असर्टिव है, थोड़ी इसकी आउटलुक और एनर्जी जो आप रिलेशनशिप में देते हो वैसी है जिससे कि सामने वाले को आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है। वो अपनी आइडेंटिटी ही भूल जाता है, उसको ऐसा लगता है यार मेरा इंटरव्यू चल रहा है। इस प्रोसेस पे, इस काम पे अगर आप वर्क कर लो तो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकती है। एंड अगर फादर के घर में हो या फिर अभी भी ग्रैंडफादर के घर में हो तो थोड़ा वहाँ से डिस्टेंस बनाओ, नहीं तो मैरिज में चैलेंजेस जो हैं यहाँ पे आएंगे ही आएंगे। क्योंकि नवमांश कुंडली इज नथिंग एल्स फॉर कन्या लग्न। देखिए, कन्या लग्न एक ऐसी लग्न है जिसके अंदर प्लैनेट शुक्र परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन प्लैनेट बुध बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। आपको किसी रिलेशन को, किसी मैरिज को लॉन्ग रन में सस्टेन करने के लिए बुद्ध की एनर्जी चाहिए, आपको कम्युनिकेशन चाहिए, जिससे कि आप सामने वाले के माइंड में क्या चल रहा है उसको समझ पाओ। सेकंड पॉजिटिव अबाउट कन्या इज ये ज़ोडिएक साइन अपनी गलतियों को सुधारने वाला ज़ोडिएक साइन है। ये हमेशा रेक्टिफिकेशन मोड में रहता है, ये बहुत डेप्थ में एनालिसिस करता है, ये समझता है कि भाई ये गलती है मेरे अंदर एंड आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज। द लग्न ऑफ द नवांश इज टेलिंग यू व्हाट एनर्जी यू पुटिंग इन द रिलेशनशिप। सो यू आर समवन पुटिंग बुद्ध, यू आर समवन पुटिंग द कम्युनिकेशन, यू आर समवन पुटिंग द कि भाई मैं अपने अंदर चेंजेस ले आऊँगा, मैं बदल दूंगा, इसकी मैं बहुत गहरी एक स्टडी कर लूँगा। सो बुद्ध को जितना हम डेविल क्रिएट करते हैं ना कि दैट बुद्ध जो है नीच का होता है, ख़राब हो गया, बेकार हो गया। सो बुद्ध इज़ अ सपोर्टिव प्लैनेट फॉर रिलेशनशिप। यू नीड प्लैनेट बुद्ध राइट नाउ। इस ज़माने में आपको बुद्ध चाहिए, आपको कम्युनिकेशन की एनर्जीज फ्लो करानी पड़ेंगी। हाँ, ये डेफिनेटली एक डार्क साइड है अबाउट दिस ज़ोडिएक साइन कि दिस ज़ोडिएक साइन के अंदर शुक्र जो है वो नीच के होता है। सो वेयर शुक्र गोज डाउन, शुक्र इज़ ऑल अबाउट द ड्रीमी वर्ल्ड एनर्जीज, वो इमेजिनेशन की टाइप की एनर्जीज, वो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो पर्सन कई बार इतना एनालिसिस कर लेता है कि वो किसी रिलेशन में जाने से पहले ही डर जाता है। द पर्सन फील लाइक कि भाई इसमें जाने से बेटर है कि आप इसके अंदर ना जाओ, इससे बचो। तो ये इस ज़ोडिएक साइन के साथ काफ़ी होता है। कन्या डबल साइड, डबल फेस, और ये ज़ोडिएक साइन ऐसा है जिसको रिप्रेजेंट भी तो वर्जिन एनर्जीज करती है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना टफ हो सकता है किसी रिलेशन को इन द स्टार्ट चलाना और उसके बाद उसे एक मुकाम तक, एक लंबे स्टेज तक पहुंचाना। मोस्ट ऑफ द टाइम तो यहाँ पे मैरिजेस में थोड़ा डिले देखने को मिलता है, बट इफ़ द डिले नॉट हैपेंड दैन यू वर इन द दशा ऑफ, या तो प्लैनेट बुद्ध की दशा में थे या शुक्र की दशा के अंदर थे या कोई एक अच्छी दशा आपके चार्ट के अंदर रन कर रही थी। अदरवाइज इस ज़ोडिएक साइन के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये इतना डेप्थ में जाके एनालिसिस कर लेता है कि सैटर्न की दशा आ गई या फिर शनि 7.5 लग गई एंड द पर्सन फिर मैरिज में जाने से ही बचने की कोशिश करता है। द पर्सन फील्स लाइक कि भाई मेरे कर्मा ना बिगड़ जाए, क्योंकि अंततः द प्रारब्ध इज कमिंग फ्रॉम द वर्गो, कन्या से प्रारब्ध आता है। तो अगर पर्सन को ये फियर लग गया कि मेरे कर्माज इससे स्पॉइल होंगे या बिगड़ेंगे, तो फिर वो उसके अंदर जाने से डेफिनेटली अपने आप को सेव करने की कोशिश करता है, बचाने की कोशिश करता है। और कन्या की वजह से आपको पर्सन से मीटिंग के चांसेस के अंदर कहीं ना कहीं वो एक स्ट्रगल का माहौल जो है वो देखने को मिलेगा। काफ़ी रश देखने को मिलेगा कि भाई कहीं पे मॉल में थे, कहीं पे पार्क के अंदर थे, बट वहाँ पे रश बहुत था, आ जा रहे थे बहुत ज़्यादा लोग, घूमना फिरना जो है उस जगह काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। तो फेमस प्लेसेस जो हो गए, जो सिटी सेंटर्स हो गए, वहाँ पे किसी पर्सन के मिलने के चांसेस यहाँ इंक्रीज हो जाते हैं सीधे सीधे, क्योंकि यू आर समवन जो कि एनर्जी ही उस तरह से पुश करता है, जो कि एनर्जी ही इस तरह से देता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डेटा रिकॉर्ड कर सके। जैसे कि एक बहुत बड़ा लेंस हो गया, तो यू गोना परचेज द लेंस जो कि ज़्यादा डेटा रिकॉर्ड करे। द सेम इज़ विद योर रिलेशन। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ रिलेशन इन अ अटायर सेटअप जहाँ पे ना कोई है ना कुछ है, जहाँ आप ना समझ सकते हो ना कुछ देख सकते हो पर्सन के हाव भाव को, तो समस्या है। बट इफ़ यू आर लुकिंग कि भाई किसी ऐसे सेटअप में हो, कोई ऐसा अटायर हो जिसके अंदर मूवमेंट काफ़ी हो रहा है, तो वहाँ पे पॉजिटिव चांसेस बिल्डअप हो जाते हैं, बन जाते हैं। तो आपको करना क्या चाहिए, जितनी लॉर्ड गणेशा की पूजा हो सके उतना बेस्ट है। अपनी भुआओं का ध्यान रखना चाहिए, फादर की जो सिस्टर्स हैं, फादर के सिबलिंग्स हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सम टाइम हैपन्स कि वो भी गलत बात आपके बारे में कह देते हैं, जिससे कि मैरिज में डिले आता है या दिक्कतें होती हैं। तो जितना आप उनका ध्यान रखो, उनके साथ एक पॉजिटिव अटायर सेटअप करके रखो, उतना बेटर आपके नवमांश कुंडली के लिए होगा। इफ वी टॉक अबाउट लिब्रा, कि लिब्रा में क्या हो सकता है, guys, navamsha is the energy you are giving from your side in the relation. Okay, so if there is Libra, it means you are giving Libra energy, you are channelizing Libra energy in the relationship. Now Libra is the zodiac sign where Saturn goes exalted, तो Saturn going to help you and Sun goes debilitated, तो सूर्य की वजह से इश्यूज आएंगे, ईगो के इश्यूज, स्टेटस के इश्यूज आएंगे, फादर इन लॉ की तरफ से इश्यूज आ सकते हैं। Saturn is going to help you, so
job, profession, taking it like a responsibility, definitely going to help you. A mature setup, a mature attire going to help you कि आप थोड़ा सोचते हो, समझते हो कि यार ये हो क्या रहा है, यहाँ पे चीज़ें चल कैसे रही हैं. This is the energy you are pushing in your partner, and if you feel कि आपका पार्टनर उनको खींच सकता है, ले सकता है, होल्ड कर सकता है, then the thing going to work out. But if you feel your partner is pushing the energies of Surya a lot, or the partner is giving you energies of status, ego and all, तो फिर वो सैटर्न के साथ नहीं वर्कआउट करते. तब यहाँ पे दिक्कत आ जाती है. अदरवाइज लिब्रा में परेशानी आने का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ये तो ज़ोडिएक ही ऐसा है जो कि 50-50 में विश्वास रखता है. तो यू आर समवन हु बिलीव्स इन 50-50 कि 50-50 हो जाए, लेकिन डीले आना, थोड़ा सा डीले इंक्रीज हो जाना या चीज़ों में समय लगना इज हैपन्स विद सैटर्न इन द फर्स्ट हाउस, और लिब्रा इज देयर. But about the looks of your spouse, definitely the looks are aligned more with शुक्र and शनि. शुक्र की वजह से बहुत अट्रैक्टिव हो सकता है, बट शनि की वजह से या तो कोई मार्क होगा फेस पे या फिर थोड़ी सी ब्लैक शैडो आएगी. तो कई बार हम कहते हैं ना श्यामल रंग है इसका, उसकी तरफ ये शुक्र आपको विद शनि पुश कर देता है. सो गुड प्लैनेट फॉर यू शुक्र एंड सैटर्न, एंड बैड प्लैनेट है अदर सूर्य. सूर्य से थोड़ा सा दूर रहें, बचने की कोशिश करें, अदरवाइज यही ईगो स्टेटस की फाइटें हमें थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं. इफ वी टॉक अबाउट स्कॉर्पियो, दैट स्कॉर्पियो इज देयर इन द नवामशा कुंडली. नाउ गाइस, स्कॉर्पियो, यू नो व्हाट स्कॉर्पियो इज ऑल अबाउट. स्कॉर्पियो इज ऑल अबाउट सीक्रेटिव एनर्जीज, हिडन एनर्जीज. अब रिलेशनशिप में कोई पर्सन अगर हिडन एनर्जीज देना चाहे, स्कॉर्पियो देना चाहे, तो कैसे वर्कआउट करेंगे. सो गुड साइड क्या है इसका, वाई दे क्रिएटेड स्कॉर्पियो. स्कॉर्पियो से उनका मतलब क्या था. स्कॉर्पियो के अंदर कौन अच्छा वर्क करता है, केतु. केतु इज अ प्लैनेट इंट्यूशन का. इंट्यूशन वर्क्स वेरी वेल इन स्कॉर्पियो. कार्मिक रिलेशंस वर्क वेरी वेल इन स्कॉर्पियो. इस स्कॉर्पियो की वजह से कई बार तो आपके रिलेशंस ऑल ऑफ अ सडन बिल्डअप होंगे, और ऐसे बिल्डअप होंगे जो कि सोसाइटी को अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बनाएंगे. मैच्योर फीमेल्स के साथ, ओल्ड एल्डर फीमेल्स के साथ, डाइवोर्स्ड फीमेल्स के साथ, या फिर सेम गोज टू द मेल एनर्जी. डिफरेंस बहुत ज़्यादा है एज का, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं, मतलब थोड़ा हिडन, थोड़ा मिस्टीरियस पर्सपेक्टिव हमेशा इस ज़ोडिएक साइन का होता है स्कॉर्पियो का. ये एक मिस्टीरियस, एक हिडन, एक डेप्थ पर्सपेक्टिव लेके चलती है कि सब चीज़ें बहुत गहरी हैं, बहुत अंदर घुसी हुई हैं. तो केतु की वजह से तो रिलेशन वर्क करेगा. केतु की दशा सब दशाज में रिलेशन वर्क करेगा. स्कॉर्पियो नवमांश होने का मतलब क्या है, इसका मतलब है दिस इज द एनर्जी यू आर पुशिंग टुवर्ड योर पार्टनर. यू आर गिविंग हर द स्कॉर्पियो एनर्जी. सो विद स्कॉर्पियो पॉजिटिव साइड एस्ट्रोलॉजी, इंट्यूशन, कार्मिक, ये सब एनर्जीज आप देख रहे हो, और नेगेटिव साइड चांसेस ऑफ मल्टीपल रिलेशंस, चांसेस ऑफ समथिंग इज द हिडन जो चल रहा है, और जिससे आपका पर्सन जो है वो बिल्कुल अनजान है, नादान है, उसको पता ही नहीं है बेचारा हो क्या रहा है. क्योंकि इस राशि में चंद्रमा वर्कआउट नहीं करता, एंड चंद्रमा इज द प्लैनेट ऑफ सिंपैथी. ये सिंपैथी का प्लैनेट है. आप जब किसी के लिए कुछ फील करते हो, कॉज इट नॉट वर्क्स इन स्कॉर्पियो, इट इज़ इंडिकेटिंग कि भाई आप जो है वो फील नहीं करने वाले हो. तो कई बार होता है कि हम वो फील नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट नॉट फीलिंग इट, बट टू गिव इट द हिडन शेप, घुमाने का शेप देने के लिए हम उस बात को कर रहे हैं या कह रहे हैं. तो ये एक फ़र्क है स्कॉर्पियो के साथ. ओवरऑल केतु की एनर्जीज बहुत अच्छी वर्क करती हैं, बट चंद्रमा की नहीं. इन द फिजिकल फीचर्स भी कहीं ना कहीं केतु के स्ट्रॉन्ग फिजिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे. इट मीन्स टू अट्रैक्टेड टुवर्ड फीमेल्स जो कि, या मेल्स जो कि केतु को रिप्रेजेंट करते हैं, अकेले रहते हैं, डिटैच हैं, आइसोलेशन में है, फर्स्ट मैरिज बिगड़ गई है, या इनके साथ कुछ ट्रॉमेटिक हुआ है, ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड रहा है, उनकी तरफ अपने आप खिंचे चले जाओगे. सेकंड, उनका ध्यान, उनका मन जो है इंट्यूशन, एस्ट्रोलॉजी इनमें बहुत ज़्यादा है. एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फेस पे, हेड पे या फिर बॉडी पे कोई मोल या दिखने वाला कोई निशान, और काफ़ी अच्छा गहरा निशान बना हुआ है, उनकी तरफ खींचना इस चार्ट का कंफर्म है. अबाउट द प्रोफेशन, अबाउट द 7th हाउस, यू जस्ट कैन अंडरस्टैंड द बेसिक्स, वो सब हमने दे दिया है. तो वहाँ पे आप जाइए, चेक करिए कौन सा प्लैनेट यहाँ बैठा है, इसको भी चेक करिए, तो हैव अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सी एनर्जी मुझे देनी चाहिए और किस एनर्जी से मुझे बचना चाहिए. ओवरऑल स्कॉर्पियो में भी मैरिज जो है वो थोड़ा डिले को ले जाती है, इसमें होता है, और मदर या मदर इन लॉ की तरफ से इश्यूज़ जो हैं वो आते हैं. ये भी यहाँ पे एक पॉइंट है. अगर हम सेज की बात करें कि व्हाट सेज इज़ ऑल अबाउट, सो आई गॉट सेजिटेरियस एज अ राइजिंग इन द नवामशा. सो मैं क्या कह सकता हूँ उसके बारे में. गाइज ये राशि ये जो नवामशा है, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, इसका सिंबल क्या है, इसकी इमेज क्या है. एक आर्चर है जो कि एक निशाना लगा रहा है. तो इसकी इच्छा तो ये हुई ना वर्ल्ड रिलेशन रखने की एक की, लेकिन फिर भी ये राशि द्विस्वभाव है. वो जो आर्चर है उसके नीचे की बॉडी हॉर्स की बॉडी है, और ऊपर जो है शरीर आदमी का है. तो यहाँ पर डबल स्वभाव है इस राशि का. इसके बिहेवियर में डुअलिटी रिफ्लेक्ट करती है.
पॉजिटिव साइड ऑफ डुअलिटी, बहुत क्रिएटिव ज़ोडिएक साइन है. इन द रिलेशनशिप यू आर पुशिंग, यू आर गिविंग द क्रिएटिव एनर्जीज. इन द रिलेशनशिप यू आर गिविंग द क्रिएटिव एनर्जीज. यू आर समवन कि भाई मैं बहुत क्रिएटिव एनर्जीज यहाँ पे डाल दूंगा, पुश कर दूंगा. इन द नेगेटिव साइड दिस सेज इज ऑल अबाउट मल्टीपल रिलेशंस. एक से अधिक रिलेशंस की तरफ ये आपको खींच सकता है, पुश कर सकता है. ये ज़ोडिएक साइन ऐसा है जिस पे जुपिटर का इन्फ्लुएंस बहुत है. तो अरेंज मैरिज यहाँ पे मोर देन 60-70% आ गई है, क्योंकि नवमांश की लगन क्या है? नवमांश की लगन इज टेलिंग यू अबाउट द एनर्जी यू आर गिविंग इन द रिलेशनशिप. सो एक्चुअल में आप ही हैं जो सेज की एनर्जी इन द रिलेशनशिप पुट कर रहे हो. यू ट्रीटिंग योर रिलेशनशिप लाइक अ एम, लाइक अ गोल. इसे तो अचीव करके ही मानूंगा. सेकेंड, उसको कॉज ऑफ सेज आप सोसाइटी की एनर्जी बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हो. आप उसको अपना स्टेटस दिखा रहे हो, अपनी फैन फॉलोइंग दिखा रहे हो, अपनी परिवार का आउटलुक दिखा रहे हो, परिवार का जो होता है ना धन संपदा, इन सब को दिखा रहे हो. सो दिस इज द सेकंड थिंग अबाउट सेज. द थर्ड थिंग अबाउट सेज इज इस ज़ोडिएक साइन के अंदर कुछ प्लैनेट्स परफॉर्म नहीं कर पाते. कौन से वो प्लैनेट्स हैं? कौन से वो प्लैनेट्स हैं जो यहाँ परफॉर्म नहीं कर पाते? राहु यहाँ परफॉर्म नहीं करता है. राहु का मरण कारक स्थान होता है सेज. सेज में राहु परफॉर्म नहीं कर पाता, वो यहाँ पे मृत अवस्था में आ जाता है. उसको यहाँ दिक्कतें आती हैं. तो अगर राहु सेज में है, या फिर आपको राहु की दशा आ गई, राहु की सब दशा आ गई, या राहु का कोई बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट हो रहा है, तो रिलेशन को इनडायरेक्टली वो स्ट्रक कर सकता है, इनडायरेक्टली वो पीड़ित कर सकता है. उसके पास ये पावर है. तो जिस प्लैनेट से हमें बचना है या जिस प्लैनेट से दूरी बनानी है, वो एक्चुअल में प्लैनेट राहु है. एंड राहु इज ऑल अबाउट एक्सपेंशन. मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं सेज के रिलेशनशिप में एवरीथिंग वाज कूल, गुड, इट वाज गोइंग ऑन, बट दे स्टार्टेड फॉरेन ट्रैवल. वो उन्होंने कहा भाई विदेश चलेंगे, हम तो विदेश जाएंगे. विदेश इज ऑल अबाउट राहु. जिस दिन उन्होंने करा उसी दिन रिलेशन खत्म, उसी दिन मैरिज में समस्याएं. तो रिमेंबर व्हाट एनर्जी यू आर गिविंग. इफ़ यू गिव द जुपिटर एनर्जी, इफ़ यू गिव द अरेंज मैरिज सेटअप अटायर एनर्जी, या फिर समाज एक्सेप्टेड मैरिज एनर्जी, चीज़ें फिर भी वर्क करेंगी. बट इफ़ यू गिव राहु, राहु नॉट गोइंग टू. और इफ राहु इज सिटिंग इन योर सेकंड हाउस और द अष्टम भाव ऑफ द नवमांश कुंडली, दैन दिस थिंग इज अंडर. मतलब वहाँ पे तो परेशानियाँ राहु ने और इंक्रीज कर दी हैं, क्योंकि राहु का पर्सपेक्टिव, राहु का प्रेडिक्शन पॉइंट बहुत अलग तरीके से निकलता है. सो यू गॉट इट विद सेज व्हाट आई जस्ट कैन एक्सपेक्ट एंड वेयर टू स्टॉप, वेयर टू सेट अप द लिमिट. कहाँ पे मीटिंग एक्सपेक्टेशंस करनी चाहिए? या तो किसी टेम्पल में करिए, गुरु के स्थान पे करिए, या फिर नॉर्थ ईस्ट ऑफ द सिटी के नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाके मीटिंग करने की कोशिश करिए. और जो कनेक्शंस बिल्डअप होंगे उसमें भी कहीं ना कहीं सेज कॉज प्लेइंग ए इंपॉर्टेंट रोल. आई थिंक सो आपका पॉजिटिव बिहेवियर, चीज़ों को गोल की तरह लेना आपके लिए अच्छा बन सकता है, बट ओनली फ्रॉम द जुपिटर साइड और जुपिटर्स पर्सपेक्टिव, नॉट फ्रॉम राहु. सो इफ़ यू गॉट समथिंग तो आप उसको शो कर दीजिए, बट आपके पास है भी नहीं और आप उसे शो कर रहे हो, तो फिर यहाँ पे चीज़ें बड़ी खतरनाक हो जाएंगी. अगर हम कैप्रिकॉर्न की बात करें तो गाइस नवमांश की जो लगन होती है ना, इज द एनर्जी यू आर गिविंग इन द रिलेशनशिप. सो व्हेन यू से आई एम कैप्रिकॉर्न नवमांश का पर्सन, तो दिस इज द एनर्जी यू आर गिविंग इन द रिलेशनशिप. नाउ कैप्रिकॉर्न इज द अर्थ एलिमेंट. कैप्रिकॉर्न इज ऑल अबाउट निष्काम कर्मा, कि मैं तो कर रहा हूँ साहब, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्या रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आई एम जस्ट डूइंग फ्रॉम माई साइड. कैप्रिकॉर्न इज ऑल अबाउट मंगल की उच्च राशि. तो मंगल की वजह से एनर्जी इसमें रहती है, माउंटेन टाइप एनर्जी रहती है. एक बार अड़ गए तो अड़ गए. और इस राशि में जुपिटर नीच के होते हैं. जुपिटर इज द भाग्य, जुपिटर इज द कर्मों का फल, और ये नवमांश कुंडली में आ गया है. तो आपकी लाइफ एक्चुअल में तो ऐसी है जिसमें फ्रीडम, विल पावर एक तरफ और भाग्य एक तरफ, और दोनों का बैटल चलता रहता है. कभी आपको लगेगा कि मेरा भाग्य मजबूत है, कभी लगेगा नहीं मेरी तो फ्री विल है, मैं जो चाहूँगा वो प्राप्त करूँगा. और ये नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है. इफ़ यू अप्लाइंग दिस इन द रिलेशनशिप और मैरिज, देन ये बिट चैलेंजिंग हो सकता है, बिकॉज यू आर समवन जो कि मैरिज में या रिलेशनशिप में जाने के बाद ट्राइंग टू चेंज एवरीथिंग. ओके, यू गॉट सम इशूज, लेट मी फिक्स दैट. ये समस्या है, मैं सही कर दूंगा, वो समस्या है, मैं सही कर दूंगा. क्योंकि आप तो वो है ना मंगल, विल पावर मेरी तो बहुत मजबूत है. लेकिन फिर जुपिटर वर्कआउट करता है, और जुपिटर आपके चार्ट में अगर नवमांश में नीच का या कहीं पीड़ित है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप विल पावर दिखाइए ही मत. नहीं तो मैंने बहुत कैप्रिकॉर्न के लोग फ्रेंड जोन होते हुए देखे हैं, सीन मैनी, जिन्होंने बहुत कोशिश करी बट नहीं हुआ, व्यवस्थाएं नहीं बैठी. बिकॉज यू आर गिविंग कैप्रिकॉर्न एनर्जी बट योर पर्सन इज नॉट. सो यू आर द पर्सन हु इज द सेल्फलेस पर्सन हियर. गॉट इट? And Capricorn is all about the work, about the profession. So the best dasha for you to be in a relationship, Mangal or Shani, or for Capricorn you can align with Rahu also.
इवन जुपिटर की दशा में रिलेशन या मैरिज के चांसेस अच्छे बन जाएंगे, महादशा और अंतरदशा। द इशू इज जुपिटर विल ब्रिंग अ वीक पर्सन, वो वीक पर्सन लाएगा, ये दिक्कत की बात है। तो जिस प्लैनेट से बचना है वो कहीं ना कहीं जुपिटर के साथ अलाइन कर रहा है। गॉट इट? दिस इज द इंडिकेशन फ्रॉम द कैप्रिकॉर्न नवांश लग्न। विल डिस्कस अबाउट द नवांश लग्न इन डिटेल, बट फॉर दैट हाउ टू बिल्ड अप द सेटअप, क्योंकि अभी तो लोगों को पुष्कर नवांशा, पुष्कर भागा, इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है। तो अब धीरे धीरे हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। एक्वेरियस लग्न, फॉर एक्वेरियस एक्वेरियस इज व्हाट? एयर एलिमेंट ना। एक्वेरियस का एयर एलिमेंट और मिथुन का एयर एलिमेंट, इनमें फ़र्क है। एक्वेरियस इज ऑल अबाउट द हायर साइड। एक्वेरियस इज ऑल अबाउट वर्ल्ड के आगे क्या है, जन्मों के बाद क्या होगा, उसकी एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेशंस उधर की तरफ है। बिकॉज यू आर द एक्वेरियस लग्न। नाउ इज इट योर पार्टनर्स लग्न, योर लग्न, व्हाट? ये लगन बता क्या रही है? सिंपल सी बात है। सो दिस लग्न इज टेलिंग अबाउट द एनर्जी यू आर पुशिंग और गिविंग इन द रिलेशनशिप। सो व्हेन आई से यू आर एक्वेरियस, आप कुंभ हो, तो कुंभ की एनर्जी आप रिलेशन में देते हो। पॉजिटिव साइड ऑफ कुंभ, फ्रेंड की एनर्जी, क्योंकि ये फ्रेंड्स का साइन है, ये सोशल ग्रुप्स का साइन है, ये दोस्तों का साइन है, ये दोस्ती यारी की बात करता है। ये कहता है भाई बंदी होनी चाहिए, दोस्त यार बनाने चाहिए। ये सोशल ग्रुप्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो एक डम्ब पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो बहुत घर में रहता है, छुपा रहता है, डरा रहता है, वो कुंभ लगन का नहीं हो सकता। कुंभ नवमांश है तो कुंभ नवमांश की तरह फंक्शन करोगे। इस नवमांश के अंदर राहु उच्च के रहते हैं, तो राहु की वजह से एक्सपेंशन वैसे ही रहता है। राहु की वजह से मटेरियल ग्रोथ जो है बनी रहती है, एक्सपेंशन होता रहता है। एंड दिस इज द एनर्जी यू आर पुशिंग इन द रिलेशनशिप। द पॉजिटिव साइड इज फाइनेंशियल सिक्योरिटी, द पॉजिटिव साइड इज जॉब सिक्योरिटी, फ्रेंडशिप सिक्योरिटी एंड द सोशल ग्रुप सिक्योरिटी की कम्युनिकेशन होता रहेगा। कम्स टू द नेगेटिव साइड इज व्हाट? द नेगेटिव साइड ऑफ एक्वेरियस इज, इसका जो सिंबल है, अपॉर्चुनिटीज़ बहती रहती हैं, पानी जो है बह रहा है। तो इनको ऐसा लगता है कि कई रिलेशंस में हम आए और हमारे जीवन की सारी अपॉर्चुनिटीज़ ही खत्म हो गई। तो यहाँ पे मैरिज इज़ अ बिग थिंग। वेन एवर द लग्न ऑफ सैटर्न राइजेज इन द नवांशा, मैरिज डेफिनेटली बिकम्स अ बिग थिंग। सो व्हेन दिस इज द नवांशा लग्न एक्वेरियस, यू शुड टेक टाइम, मतलब वो जंप नहीं करना चाहिए हर चीज़ में, सोशल ग्रुप मान के टाइम लेना चाहिए। कॉज एक्वेरियस इज ऑल अबाउट द अपॉर्चुनिटीज गोइंग आउट। तो कई बार ये भी लग सकता है यू गोना कनेक्ट विद मोर ऐसे लोगों के साथ जिनके जीवन में किसी तरह का ट्रॉमा रहा है, और वो ट्रॉमा ऐसा है जिसमें उनको कई अपॉर्चुनिटी आनी थी लेकिन वो चली गई, दोस्तों ने उन्हें चीट कर दिया। ऐसे लोगों के साथ बहुत कनेक्ट करोगे। और बेस्ट दशा राहु, सैटर्न, ये सारी दशाएं अच्छी हो सकती हैं फॉर द रिलेशनशिप। इवन जुपिटर कैन हेल्प यू, बट रिमेंबर जुपिटर फॉर कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस ऑलवेज ब्रिंगिंग अ वेरी डल टाइप ऑफ पार्टनर। तो दशा में आप किस में हो, ये भी बहुत चीज़ों को बताता है। ओवरऑल लुक्स की बात और एक मीटिंग एक्सपीरियंस की बात है या उसकी प्लेस की बात है। तो कॉज ऑफ एक्वेरियस किसी तरह का सोशल प्रोग्राम, किसी तरह की सोशल गैदरिंग जो है वहाँ पे किसी पर्सन के मिलने के चांसेस हैं, या फिर ऑनलाइन। तो मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं जो पबजी खेल के दुनिया से जुड़ गए, तो ये एक्वेरियस में हो सकता है। नाउ इफ इट इज़ अबाउट पाइसेस, अगर ये बात है मीन की, तो मीन गाइस कैसी एनर्जी है? मीन डुअल एनर्जी है। मीन ऐसी एनर्जी है जिसके अंदर शुक्र एग्जॉल्ट करते हैं। शुक्र जहाँ बहुत मजबूत होकर बैठते हैं, यहाँ बुध काम नहीं करते। तो नेगेटिव साइड और द डार्क साइड ऑफ द रिलेशन में हमेशा कम्युनिकेशन एरर, कम्युनिकेशन गैप आएगा। मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं जो एस्ट्रोलॉजर हैं विद द मीन लग्न, और उनके रिलेशंस जस्ट कॉज ऑफ कम्युनिकेशन वर्क नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि बुध द कम्युनिकेशन का मेन प्लैनेट उनके नवमांश में परफॉर्म नहीं कर रहा। सो द प्लैनेट इज परफॉर्मिंग वेरी वेल इन द D1, ही इज अ एस्ट्रोलॉजर, बुध का काम, बट इन द D9 ही इज जस्ट नॉट परफॉर्मिंग। सो दिस हैपन्स विद द नवांश लग्न। इफ योर लग्न इज जस्ट नॉट कनेक्टिंग विद द प्लैनेट, तो पूरी रिदम बिगड़ जाएगी। हे द बुध के साथ अगर कनेक्ट नहीं हो रही है तो पूरी रिदम जो है वो चेंज हो सकती है। सो यू बेटर लुक फॉर द बुध कि बुध कंबस्ट तो नहीं है, अस्त तो नहीं है, रेट्रो तो नहीं है, कुछ खराब तो नहीं हो गया बुध के साथ। और यहाँ पे आपको मिल सकते हैं बुध इन 6 से 12, रेट्रो, कंबस्ट, कुछ भी। बुध अच्छा होना चाहिए। शुक्र तो अच्छा है, तो पर्सन तो आपको ऐसा मिलेगा जो शानदार है, मतलब लुक्स में भी शानदार है, डिवोशन वाइज भी शानदार है, डिवोशन भी कर सकता है पूरी तरह, डिवोटेड पर्सन हो सकता है, स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है, पूरी तरह एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिससे मिलने के बाद लगे कि लाइफ में कंप्लीट एनर्जीज आ गई है। मैंने तो पाइसेस के लोग जो है लंबे समय तक अनमैरिड देखे हैं, क्योंकि उनको लगता है यार ये भी पर्सन कंप्लीट नहीं कर रहा, वो भी कंप्लीट नहीं कर रहा,
तो यहाँ पे वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर्सन रखता है। द पर्सन फील्स कि मुझे जो कंप्लीट करेगा मैं उसी के साथ जाऊँगा। तो मैरिज इज़ नॉट ओनली मैरिज फॉर पाइसेस, जस्ट इज समथिंग एल्स। ये अलग ही एक्सपीरियंस इनको देता है। तो ये यहाँ इनके साथ होता है। अब अगर इस राशि की बात करें तो कॉज मीन के अंदर मछली, एक मछली के पीछे दूसरी मछली, इट मीन्स द आत्मा परमात्मा का मिलन, ये वही राशि है जिसमें आत्मा परमात्मा से मिलती है। तो यहाँ डिले डिनाइल दोनों देखने को मिलता है, क्योंकि पर्सन खुद ही नहीं जाना चाहता। द पर्सन इज़ वेटिंग फॉर समवन जो कि उसकी आत्मा को गहराई तक टच कर ले, छू ले। अदरवाइज 1 से 2, 2 से 3। इसीलिए एस्ट्रोलॉजर जैसे ही मीन को भी देखते हैं ना नवमांश में, वो डर जाते हैं। जैसे भाई क्या दिक्कत है तुम्हारे साथ, क्या मतलब तुम जाना नहीं चाहते, क्या बात है, मल्टीपल रिलेशंस रखोगे। ये मल्टीपल रिलेशंस रखते नहीं हैं, ये जस्ट उन्हें चेक करते हैं, दिस रिलेशन कैन कंप्लीट मी और नॉट। सो गॉट इट। मीन इज़ ऑल अबाउट द मछली। मीन इज़ ऑल अबाउट मछली। तो सामने वाले जो भी पर्सन मिलेगा उसकी आंखें मछली जैसी होंगी, उसका बिहेवियर, उसकी बॉडी लैंग्वेज वो मछली से बहुत अलाइन करेगी। अब ये अजीब सी हंसने वाली बात हो सकती है कि मछली मिलेगी, क्या मरमेड तो नहीं मिल जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल थिंग इज, कई लोग होते हैं जो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, कई लोग होते हैं जो वाटर पे बहुत डिपेंड करते हैं। तो ऐसा पर्सन हो सकता है जिसका चाइल्डहुड बड़ा ट्रॉमेटिक रहा है। चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक का मतलब है जिसको मदर का प्रेम नहीं मिला। तो ऐसे पर्सन के साथ कनेक्शन यहाँ हो सकता है। सो दिस इज़ अबाउट द फीचर्स एंड ऑल। इफ़ यू विल से, अगर आप कहेंगे तो हम इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो लेके आएंगे जिसके अंदर हम और चीज़ों को कवर अप करेंगे, क्योंकि व्हाट वी कवर्ड इज़ ओनली द 1 और 2% ऑफ द नवामशा के लगन के बारे में। अभी तक जो हमने कवर करा है वो 1 से 2% है। अगर यही समझने आना मुश्किल है, वैसे तो मैंने आपको फ़ोन में दिखा दिया है, फिर भी अगर समझ में आना मुश्किल है तो धीरे धीरे हम सेटअप को बिल्डअप करेंगे। कुछ और नवमांश प्रेडिक्शन के पॉइंट। फर्स्ट थिंग, इफ़ यू गॉट अ कंबस्ट प्लैनेट इन योर लगन कुंडली, तो कंबस्ट प्लैनेट की जो 2 राशियाँ होती हैं, जैसे मंगल अगर कंबस्ट हो गया तो मंगल की 2 राशियाँ हैं मेष और स्कॉर्पियो। नवमांश में मेष और स्कॉर्पियो में कोई ना कोई प्लैनेट होगा। कंबस्ट प्लैनेट की राशि में कोई प्लैनेट बैठा हुआ होगा, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और जो भी प्लैनेट बैठा हुआ है वो मैरिज में और लाइफ में स्ट्रगल का कारण बन जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। दिस इज़ नॉट टू हार्म, दिस इज़ नॉट टू हर्ट यू, बट टू हेल्प यू सही एज में सही डिसीजन। क्योंकि कुछ ऐसे बेवकूफ़ लोग होते हैं जो कि आपको ग्रो नहीं करने देंगे। दे विल जस्ट नॉट लेट यू ग्रो बिकॉज दे गॉट नथिंग इन देयर पॉकेट टू एक्सपेंड। मतलब वो कुछ स्पेंड ही नहीं कर सकते ना, नथिंग इन पॉकेट टू स्पेंड। तो उनसे बचिए। एंड थिंक अबाउट इट, इफ़ यू गॉट मंगल इन द नवमांश कुंडली, यू गॉट मंगल इन द नवमांश कुंडली, और यू से जुपिटर इन द नवामशा कुंडली सिटिंग इन मेष, मंगल इज अस्त, तो मंगल की वजह से वो जुपिटर पीड़ित हो गया। तो अब मंगल और जुपिटर जब भी कनेक्ट करेंगे, जुपिटर जो है पीड़ित होगा, पैसा धन व्यवस्थाएं बिगड़ सकती हैं। सेकंड बात, नवमांश में अगर शुक्र शनि के आमशास के अंदर आ गया, सैटर्न का आमशास मतलब कैप्रिकॉन और एक्वेरियस, सो योर वीनस इज इन कैप्रिकॉन नवामशा और एक्वेरियस नवामशा, तो ये प्लैनेट पीड़ित हो जाता है। और मंगल के भी नवमांश में आ गया कि स्कॉर्पियो या एरीज में, तो भी पीड़ित। मल्टीपल रिलेशंस दिखा देता है। फिजिकल रिलेशंस बनाने की या तो डिज़ायर आपकी बढ़ जाती है या सामने वाले पर्सन की इंक्रीज हो जाती है। तो ये यहाँ पे वीनस का मंगल और शनि के नवमांश में आना थोड़ा सा टॉक्सिक, थोड़ा सा मैलेफिक है, बिकॉज ये एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पर्सन जो है इंक्रीज कर देता है। थर्ड थिंग, फिजिकल रिलेशंस एंड ऑल को हम कभी और कवर करेंगे, क्योंकि उसके लिए भी बहुत खतरनाक योगास हैं जो कि नवमांश में वर्कआउट करते हैं। बट इफ़ यू वांट टू चेक द पर्सन इज मेल और फीमेल, जस्ट चेक द 7th हाउस ऑफ द नवमांश कुंडली, द राशि एंड द लॉर्ड इज देयर। द लॉर्ड एंड द राशि, मेल तो मेल, फीमेल तो फीमेल। So this is for the Navamsha and we'll meet you soon in the next session. Thank you guys.